तो भाई आज हम काम की बात करेंगे। और काम की बात से बता दूं, एक बार फिर से याद दिला दूं कि तुम सबके पास 4 से 5 महीने हैं। डरा नहीं रहा हूँ मैं, बस ना ये दिसंबर जनवरी के टाइम पे मेरे हर बार मेरे अपने ऑफलाइन के बच्चों को मैं एक ही चीज़ एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ धमाल मूवी का वो सीन है जहाँ पे, याद करो, जहाँ पे अरशद वारसी अपने दोस्तों को कन्विंस करता है कि उस कार को उस पुल के पार कैसे लिया जा सकता है। बोलता है 30-40 की स्पीड में चलते हैं, पत्थर घुमाता है, फेंकता है, एंड देन पुल पार कर जाएगा। जैसे ही पत्थर गिरता है पुल टूट जाता है। अब वो क्या बोलता है कि इसी कार को हम अब 70-80 की स्पीड में चलाएं तो पुल पार हो जाएगा। अब डिस्टेंस है 20 फीट, तो स्पीड होगी 120 किलोमीटर। परफेक्ट। एग्जैक्ट सिनेरियो तुम लोग के साथ चल रहा है। तुम सबके पास शायद 1 साल 2 साल 2 साल से भी ज़्यादा टाइम था, बट अब नीट 2025 के लिए तुम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बच गए हैं। और इन 5 महीनों को तुम लोगों को काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा गाइस। तुम लोग जहाँ पे तुम लोग 6 7 8 घंटे देते थे, अब तुमको 15 से 16 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा ही। कुछ भी हो जाए, बेर मिनिमम देना है भाई। पागलों की तरह पढ़ना है, इस हिसाब से कि भाई जैसे एक बिजली दौड़ता हुआ तार को छूते नहीं है, इंसान चिपक जाता है, उस कदर तुमको चिपकना है अपने काम से, पढ़ाई से। जितना ज्यादा बिजली होता है तार उतना जोर से चिपका देता है इंसान को, ना लकड़ी ना रबर का चप्पल काम में आता तभी। सिमिलरली देखो, तेरे टाइम, ये टाइम पे तुम सभी को, इस टाइम पे सारे के सारे तुम्हारे पढ़ाई पे, रिवीजन पे, मॉक्स पे, टेस्ट से, सारी चीजों से चिपकना है। ठीक है? ना घर वाले, ना तेरे वाला, ना तेरी वाली, ना दुनियादारी, कोई भी बीच में ना आए, इस कदर चिपकना है। ठीक है? शुरू करते हैं हम लोग मेरे बेस्ट ऑफ ऑल टाइम सीरीज से। मेरा बेस्ट रहेगा तो इसको मैं मेरा बेस्ट ऑफ ऑल टाइम सीरीज कहूँगा। अ, और ये सच बात है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इधर से ही आएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज वर्क, सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज वर्क। वर्क से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आ रहा है? हाँ। मैं बार बार स्क्रीन में देखूंगा बाबा, मेरे को आदत नहीं है। ठीक है? ऑनलाइन लेक्चर्स का, यूट्यूब का बेसिकली, ऑनलाइन लेक्चर्स तो मैं बहुत सालों से ले रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज वर्क। वर्क का मतलब सिंपल टर्म्स में बोलूँ, जब जब फोर्स लगने पर अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो मैं बोलूँगा वर्क इज डन। जब जब फोर्स लगने लगाने पर अम, एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, तब तब वर्क हो रहा है। समझ में आया? नहीं समझा? इसको और बेटर तरीके से समझाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, देख, अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये मूव कर रहा है? मेरा रिस्ट, अगर मैं पूरा, मेरा जो फिस्ट है, फिस्ट को अगर ऑब्जेक्ट बोल दूँ, मैं फोर्स लगाने पे क्या ये डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं सर। बट अगर मैं फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हुआ, मतलब तब बोलूंगा वर्क हुआ है। क्लियर? और तरीके से, और बेटर तरीके से देखो, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, मैं फुर्सत से पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है? एकदम आराम से। जिनको आता है 2x में देखो, जिनको सब कुछ आता है देन डायरेक्टली गो फॉर द क्वेश्चंस। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। और जिनको नहीं आता है, आराम से शिद्दत से पढ़ो। ठीक है? नोट्स जो ये साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स के नाम पर तुम सिर्फ फॉर्मूलाज लिखो, और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे उनको लिखना। पूरा का पूरा बना के कुछ मतलब नहीं है। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वापस से। जब जब फोर्स लगेगा लगाने पर, अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले से कर रहा है, देन वर्क इज सेट टू बी डन। ठीक है? अगर ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इस पे फोर्स लगा दिया मैंने F, ये अगर फोर्स लगाने पे आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ये अगर फोर्स लगाने पे आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि भाई वर्क हुआ है। आगे की तरफ अगर डिस्प्लेस हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में अगर मैं बोल रहा हूँ डी डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क यहाँ पे हो रहा है। इसी चीज़ को, इसी चीज़ को मैं ना दूसरे टर्म्स में अगर इंग्लिश में लिखूं, ठीक है, थोड़ा बहुत कट सकता है स्क्रीन से, तो
मेरा ध्यान शायद ना रहे तो नोट से देख लेना, जो कि टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेनेवर फोर्स इज अप्लाइड, whenever force applied on an object displaces it, applied on an object displaces it, then work is said to be done, work is said to be done। ओके, इतना क्लियर हो गया। मैंने इसको पहले हिंदी में बोल दिया, उसको एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया, समझाया, एंड देन लास्टली मैंने सफिस्टिकेटेड टर्म्स इंग्लिश में बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अगर वर्क हो रहा है तो सर वर्क कितना हो रहा है, कितना वर्क कितना हो रहा है, तो मैं बोलूँगा बड़े बुजुर्ग और रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट लोग ने बोल के गए हैं कि वर्क जो है एफ डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता है। मतलब सर इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे कि वर्क इज स्केलार प्रोडक्ट, वर्क इज स्केलार प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑफ फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब बहुत ध्यान से सुन, वर्क क्या है, वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट बोल दूं या डॉट प्रोडक्ट बोल दूं, बातें की है। तो वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुन, यहाँ पे फोर्स जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। इतना क्लियर हो गया। मैं वापस से एक बार बोलना चाहूँगा, वर्क क्या है, जब जब मैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा एंड देन ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो गया तो बोलूँगा वर्क हुआ है। मैंने इंग्लिश में भी बता दिया तुमको यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने बोला वर्क कितना लग रहा है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट डी लग रहा है। दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर का अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो, दो वेक्टर का अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो मैं लिखूंगा कैसे, डॉट को हटाने का कॉस लगाने का, डॉट हटाने का कॉस लगाने का। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी वेक्टर, या फिर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो एफ डॉट डी लिखेंगे। अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब बहुत ध्यान से समझ, ये क्या है, दिस इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मतलब वर्क दो तरीके से हो सकता है, या तो फोर्स जो है हर बार कांस्टेंट फोर्स लगाते चलूं मैं, या फिर हर बार टाइम के साथ बदलते चलूं। तो ये फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स देख रहे हैं, जो कि टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, टाइम के साथ फोर्स नहीं बदल रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली होगा टाइम के साथ, पर मैं बोल रहा हूँ वक्त के साथ फोर्स नहीं बदल रहा है। क्लियर, वेरिएबल फोर्स जब आएगा तब वो अलग टाइप का वर्क बन जाएगा। अभी के लिए इतना काफी है। अब यही चीज को ना दो तरीके से लिख सकते हैं। अब यही जो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीका कौन कौन सा, एक तो मैं बोलूंगा W इज इक्वल्स टू F को जैसे के वैसे रखो, इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो, जो पहली बार पढ़ रहा है उनको ये समझ में नहीं आएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। जो पहली बार पढ़ रहा है वो उसको पहली बार में नहीं समझ में आएगा ये चीज़, जब तक मैं एग्जाम्पल ना दे दूँ। तो अपना पेशेंस बनाए रखो, पेशेंस बनाए रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है एफ डी कॉस थीटा, इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक, एफ को जैसे के वैसे रखो, कंपोनेंट ऑफ डी निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। दूसरा चीज़ बोल सकता हूँ मैं कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ, सॉरी, इस बार डिस्प्लेसमेंट को जैसे कि वैसे रखो और कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना
कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देख समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या ओ भाई, समझा क्या? एक बार वापस से मैं बोल रहा हूँ, इसी चीज को मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी तक तेरे को फील नहीं है, अगर तू फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, नहीं आ रहा है, देख अभी ध्यान से इसको मैं एग्जाम्पल दूंगा ऑब्वियसली, कि अगर ये रहा मेरे पास एक मास m और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ कुछ F, ये मास m जो है थोड़ी देर के बाद डिस्प्लेस होके ये मास m जो है वो चले गया यहाँ पे, मास m चला गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, दिख रहा है। अगर तू ध्यान से देखेगा यहाँ पे F जो है एक एंगल पे लग रहा है, थीटा बोल दो इसको, यहाँ पे F जो है ना एक एंगल पे लग रहा है थीटा, कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, ये फोर्स सीधा नहीं लग रहा है, ये फोर्स एक एंगल पे लग रहा है थीटा से, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से F जो है एक एंगल पे लग रहा है। अगर तू ध्यान से देखेगा और तुझे अगर पता रहेगा, नहीं पता तो समझ ले कि एक वेक्टर क्वांटिटी को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला, मेरा ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं ऐसे शिफ्ट तो कर सकता हूँ ना पैरेलली ऊपर। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अगेन, तो वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। तो पैरेलली शिफ्ट करने पे मेरे को क्या दिख रहा है कि सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है। तो इसको मैं थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करा दूं, इधर ये रहा F और ये रहा तेरा D। क्लियर? F और तेरा D, एंगल कितना बीच में, थीटा। मैंने क्या बोला था, इस लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं, मैंने ये लैंग्वेज के हिसाब से अभी चलना है। क्या बोल रहा हूँ, फोर्स को जैसा का वैसे रख, फोर्स को छेड़ना मत। मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल रहा हूँ अगर, तो थीटा के साथ आता है डी कॉस थीटा, और थीटा के बिना आता है डी साइन थीटा, थीटा के बिना आता है डी साइन थीटा। आई होप तुमको पता हो कंपोनेंट कैसे निकलते हैं, नहीं पता है कमेंट कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं समझ, इधर ही बता देता हूँ, रुक जा। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर है, ये रहा एक वेक्टर और एक वेक्टर दूसरा ऐसे रहा, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, इसको बोल दिया मैंने ए एंड इसको बोल दिया बी। लेट्स सपोज मेरे को निकालना है ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, तो ए का कंपोनेंट एक ऐसा आ जाएगा और बराबर एक 90 डिग्री, दोनों कंपोनेंट जो है ना एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेंगे दोनों कंपोनेंट। पहला फंडा क्या है, थीटा के साथ एंगल बना, एक थीटा के बिना बना, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 90 डिग्री, ये तरीका है बता रहा हूँ। तो ये रहा तेरा थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा, सर थीटा के साथ मतलब ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। जब मैं ये कंपोनेंट निकाल रहा हूँ तो ये थीटा के साथ है ना, और जब ये कंपोनेंट निकाल रहा हूँ ये थीटा के साथ नहीं है। अगेन जब ये कंपोनेंट निकाला, दिस इज हैविंग थीटा, ये कंपोनेंट के पास थीटा नहीं है, तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के बिना वाला ए साइन थीटा। क्लियर? समझ में आ गया? यही तो चीज कर रहा हूं मैं। मैंने क्या किया यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने सेम चीज किया, मैंने बोला डी का कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, तो डी का कंपोनेंट एक बार थीटा के साथ आएगा, तो थीटा के साथ वाला डी कॉस थीटा, और थीटा के बिना आएगा, दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पे रहेंगे, तो ये होगा डी साइन थीटा। और यहाँ पे डी साइन थीटा का कुछ रोल ही नहीं है, बिकॉज एज पर द लैंग्वेज या रिटर्न, दैट इज फोर्स को जैसे के वैसे रखो एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये वर्क क्या हो जाएगा, अरे वर्क विल बी एफ डी कॉस थीटा, फोर्स को जैसे कि वैसे रखा और तेरा डी का कंपोनेंट ले लिया। क्लियर? समझा? अब यही चीज को मैं दूसरे साइड पे भी समझाऊंगा, दूसरी साइड का लैंग्वेज बताता हूँ तेरे को क्या बोल रहा हूँ मैं। कॉपी पेस्ट। देख
अगेन यहाँ पे तेरा ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा एफ, दोनों के बीच में एंगल थीटा। इसको वापस से साइड में लिख दूंगा, एफ वेक्टर एफ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल थीटा। इस बार डिस्प्लेसमेंट को जैसे कि वैसे रख, डिस्प्लेसमेंट को जैसे कि वैसे रख, फोर्स का कंपोनेंट निकाल। तो फोर्स का पहला कंपोनेंट निकाल दिया, थीटा के साथ वाला, थीटा के साथ वाला एफ कॉस थीटा, और बराबर दूसरा कंपोनेंट 90 डिग्री पे होता है थीटा के बिना, दिस विल बी एफ साइन थीटा। इतना सिंपल है कंपोनेंट निकालना। आगे सुन, मैंने क्या बोला, इधर लैंग्वेज के हिसाब से डी को जैसे कि वैसा रखना है। डी को तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना भाई, डी तो जैसे का वैसे ही है, ठीक है, डी वैसे का वैसे ही है। मैंने कंपोनेंट फोर्स का निकाला और मेरे को कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब मेरा एफ साइन थीटा का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। तो ये इसको डब्ल्यू लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी एफ कॉस थीटा। क्लियर और नॉट? और तू ध्यान से देख, यही तो लिखा है एफ डी कॉस थीटा, ध्यान से देख, ये रहा एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे भी क्या लिखा है, एफ डी कॉस थीटा, यही तो है। एक बार मैंने ऐसे बात किया, एक बार मैं ऐसे बात किया, बात एक ही है। क्लियर रहो, मैंने क्या बताया अभी तक, समझा क्या? एक बार वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन समरी लिख दूंगा एक, ठीक है? तो इतना काम अपना कांस्टेंट फोर्स का थोड़ा काम खत्म हो जाएगा। वापस से व्हाट इज वर्क सर, जब जब फोर्स लगेगा, देखो जिसको आता है पहले से स्किप मारो, 2x में देखो या फिर क्वेश्चंस पे चलो, ठीक है? देखो वर्क, व्हाट इज वर्क, जब जब फोर्स लगाने पे अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तब तब मैं बोलूंगा वर्क हो रहा है। मैंने उसको एग्जांपल के थ्रू बता दिया, इधर फोर्स लगने पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। वर्क कितना हो रहा है? तो वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट डी या डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट डी। और जब जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, डॉट हटाऊंगा, कॉस लगाऊंगा, तो डॉट हटा दिया, कॉस लगा दिया, तो एफ डी कॉस थीटा। अब इसी चीज का दो लैंग्वेज में बता सकता हूं मैं, यही चीज का दो मतलब हो सकता है ये, ठीक है? तो एक मतलब है फोर्स को जैसे कि वैसे रखना, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैंने फोर्स को जैसे कि वैसे ही रखा है, ये रहा फोर्स जैसे का वैसा है, बट मैंने डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट निकाला, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। अब मेरा डी साइन थीटा का कुछ रोल नहीं है, बिकॉज उसने बोला है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब ये काम का है, ये काम का नहीं है। तो मैंने लिख दिया डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा है, डी को वैसे का वैसा रखा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ साइन थीटा का कुछ काम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इधर, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क आ गया डी एफ कॉस थीटा। बात तो एक ही चीज़ है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, देखो दिख रहा है क्या? समराइज करते हैं, समरी क्या है? तो समरी इज, समरी कुछ इस प्रकार है कि जिस डायरेक्शन फोर्स लग रहा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको अच्छे से लिखते हैं ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल एंड देन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, इसी चीज़ को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, मैंने ये अभी केस 1 एक्सप्लेन कर दिया है और केस 2 भी सेम ही है, तो इस तरीके से पहले वाला लिख दिया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में का फोर्स का कंपोनेंट निकाल एंड मल्टीप्लाई। आई होप इतना क्लियर हो गया, ठीक है?
अभी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स पे ना, अपना टॉपिक नेक्स्ट बच जाता है टाइप्स ऑफ फोर्स। व्हाट इज टाइप ऑफ फोर्स? तीन टाइप के फोर्स होता है अपने पास, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो फोर्स। मैं फोर्स का बात कर दिया, कि गलत बोल दिया मैंने। तीन टाइप के वर्क होता है, टाइप्स ऑफ वर्क पे बात करना है। टाइप्स ऑफ वर्क के हिसाब से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा अपना टाइप्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वर्क। मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन करा के ना तीनों साथ में लिख देना चाहता हूँ। यहाँ रहा, एक रहेगा पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव पॉजिटिव वर्क, एक रहेगा नेगेटिव वर्क, और एक रहेगा अपने पास जीरो वर्क। आई होप इतना क्लियर है। हम लोग अभी इधर से इधर तक का क्लियर था, एंड देन अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क पे फोकस कर रहे हैं। अगेन मैं आराम से पढ़ाना चाहता हूँ, फुर्सत से, ढंग से देखो। एक थ्योरी तेरे दिमाग से मिस नहीं हुआ तब जाके तेरा क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। थ्योरी इंपॉर्टेंट है रे, ठीक है। मेरे हिसाब से सच बताऊं तो थ्योरी और प्रैक्टिस का लिंक बताऊं, रिलेशन बताऊं। थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब नहीं कि दिन भर तुम थ्योरी करो। जैसे तुम दिन भर खाना तो नहीं खाते हो ना, तुम दिन में शायद 2 घंटे या 3 घंटे मिला के पूरा दिन का खाना खाते हो, पूरा दिन का बता रहा हूँ मैं। तो बाकी टाइम क्या करता है? तू काम करता है। सिमिलरली काम, जैसे थ्योरी तेरा कितना है दिन का, 2 से 3 घंटा दिया काफ़ी हो गया, मतलब एक चैप्टर को उस रेशियो में देना उतना, एंड बाकी पूरा टाइम उसका प्रैक्टिस। तो खाना तो इंपॉर्टेंट है, मतलब थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, और काम इंपॉर्टेंट है, काम को जो बाकी टाइम करेगा मतलब प्रैक्टिस उतना टाइम करेगा। उस हिसाब से तेरे को सोचना है, ठीक है। व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? अगर मैंने बोल दिया कि जो थीटा है, फर्स्ट पॉइंट, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। कौन सा थीटा? अरे ये थीटा रे। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन, बताया नहीं था बट समझ में क्या आ रहा, समझ आ गया रहेगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल रहा तो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। सिंस कॉस लेस देन 90, कॉस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव। किस में आएगा? इस केस में आएगा, इस केस में आएगा। मैं इसको लिखता नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, बाद में एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा मैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। एंड लास्ट मैं यहाँ पे बोलूँगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जीरो वर्क होगा। इसको मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करा दूंगा ना, तो बेटर तेरे दिमाग में जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेम चीज़ का, और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये जो एंगल है, देख ध्यान से देख, ये एंगल अक्यूट एंगल बन रहा है, मतलब थीटा यहाँ पे डेफिनेटली लेस देन 90 है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा, डेफिनेटली होगा। बट जब मैं नेगेटिव वर्क का बात कर रहा हूँ, नेगेटिव वर्क में यही फोर्स जो है ना एंगल बनाएगा, ये फोर्स का एंगल जो बनेगा, फोर्स का जो एंगल बनेगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। एंड इस केस में तेरा वर्क विल बी नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा मेरे को जोन में आने दो, सॉरी, अगर तुमको थोड़ा सा लो लग रहा रहेगा तो सॉरी। ध्यान से देखो, अगर यही चीज मैं तीसरे का बात करूंगा, तीसरे के हिसाब से ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है, दैट विल बी 90 डिग्री। क्लियर? समझ में आया क्या भाई मैं क्या बोल रहा है? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ वर्क में मैंने बोला अगर तेरा एंगल 90 से कम है तो अक्यूट एंगल है, इस केस में तेरा वर्क डन विल बी पॉजिटिव, बिकॉज कॉस देखना, कॉस तेरा 0 डिग्री कितना होता है 1, कॉस तेरा 30 कितना होता है, कॉस 30 इज हाफ, कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 60 इज तेरा √3/2। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ उल्टा बोल दिया, सॉरी मैंने साइन का बता दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, कॉस 45 डिग्री इज 1/√2, कॉस 60 डिग्री इज हाफ,
एंड कॉस 90 इज 0। मतलब देखो दिख रहा है रेंज 0 से 90 के बीच में सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज है। जैसे ही 90 के ऊपर जाएगा 0 आ गया ना, कॉस 90 इज 0। अब नंबर लाइन के हिसाब से सोचना, अगर नंबर लाइन में 0 तक का पहुंच गया, मैं पॉजिटिव से 0 की तरफ जा रहा हूँ नंबर लाइन में, तो उसके बाद तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब कॉस 120, कॉस तेरा 135, कॉस तेरा 180 डिग्री, ये सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज आने वाले हैं। कूल। नेक्स्ट, हियर फोर्स फेवर्स, फोर्स जो है ना फेवर्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है, या फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा समझ, फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैं बात करूंगा नेगेटिव वर्क का, यहाँ पे फोर्स, हियर फोर्स अपोजेस, हियर फोर्स अपोजेस डिस्प्लेसमेंट, हियर फोर्स अपोजेस डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे तो कुछ बात करने ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स हो कुछ भी हो, ऑपोजिट में हो, आगे की तरफ हो, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, या तो नेट फोर्स 0 आ रहा है, कुछ ना कुछ आएगा। देखो एग्जांपल इसका बहुत सारे दूंगा तभी तो क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं पहला एग्जाम्पल। व्हाट इज फर्स्ट एग्जाम्पल? फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव वर्क विल बी ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको थोड़ा सा मैं डिपिक्ट करा दूं। समझ, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है नीचे, इस पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स इट्स मास, टाइम्स इट्स मास विल गिव मी एफ जी। फिलहाल के लिए समझ ले कि ये बॉल तेरा नीचे गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है एफ जी, और ये रहा तेरा ग्राउंड, तो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ये जा रहा है। यहाँ पे तो अगर ध्यान से देखेगा एफ जी थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर तू ध्यान से देखिएगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, देयरफॉर cos 0 डिग्री, दैट इज cos 0 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 में मतलब ये सिर्फ एफ एस आएगा। इतना क्लियर हो गया, पॉजिटिव वर्क हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, इसी चीज़ का एक और एग्जांपल हो जाए। सेकेंड एग्जांपल में बात कर लूँ, इन केस ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, in case of stretched spring, force, कौन सा फोर्स, इन केस ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, स्ट्रेचिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। नहीं समझा, एग्जाम्पल डिपिक्ट करा लेता हूँ ना, मैं ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर। अगर मैं बोल रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देख, अगर ये रहा स्प्रिंग, स्प्रिंग एक मास m है यहाँ पे, ये मास पे मैंने फोर्स लगाया, इसको बोलूंगा फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग या एक्सटर्नल फोर्स, ये जो हम लगाते हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं, ठीक है, अगर किसी चीज को खींच रहे हैं हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसके वजह से मास जो है थोड़ी देर में इधर आ जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट इज cos 0 अगेन इक्वल्स टू 1, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू एफ एस आएगा, एफ एस cos 0 तेरा 1, ये आ गया एफ एस। आई होप दिस इज क्लियर, एकदम डिटेल में जा रहे हैं। तो सर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या है? भाई स्प्रिंग फोर्स जो है ना, ये है जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है,
स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है उसको स्प्रिंग फोर्स बोला। सर इसके हिसाब से अभी क्या, इसके हिसाब से क्या, स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर की लग इधर इधर की तरफ लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है। मतलब क्या, ये अभी नेगेटिव वर्क में लिखेंगे अपन, यही चीज हम नेगेटिव वर्क में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से नेक्स्ट, यही चीज अपन नेगेटिव वर्क में लिख लेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल सबसे पहले लिखूंगा, फर्स्ट एग्जांपल सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है, इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ, तो तेरे को पता ही है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तेरे को एंगल दिख रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों सर 180 डिग्री कैसे? अरे भाई अगर मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है? इसी डायरेक्शन में कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन फ्रिक्शन थीटा बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल आ गया, देफो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 180 डिग्री लिखूंगा। कॉस 180 डिग्री इज, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ, क्रॉस 180 डिग्री होता है -1। देखो वर्क विल बी नेगेटिव, वर्क विल बी नेगेटिव। सेम गोज फॉर ब्रेकिंग फोर्स, इसको मैं अलग से कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, सिर्फ मैं लिख देता हूँ ब्रेकिंग फोर्स। अगर गाड़ी तू चला रहा है, बराबर, गाड़ी तेरा चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो तेरा उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, समझ ये रहा, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। अचानक से तूने सडनली ब्रेक लगाया, ब्रेक ब्रेक लगाया, तो धीरे धीरे क्या होगा, गाड़ी अचानक इमीडिएटली तो नहीं रुक जाएगा, इमीडिएटली नहीं रुकेगा, थोड़े डिस्टेंस में आके रुकेगा। मतलब क्या, ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक पीछे की तरफ तेरा डिसेलरेट कर रहा है, ब्रेक जो है ना पीछे की तरफ तेरा डिसेलरेट कर रहा है। क्लियर हो रहा है? एक सेकंड अटक गया था स्क्रीन। हाँ कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये रहा गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, अचानक से ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, डिसेलरेट होने के कारण तेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, बट तेरा ब्रेक्स तेरा पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, एंड दैट विल बी अगेन थीटा 180 डिग्री, वर्क डन विल बी नेगेटिव। तीसरा जो है स्प्रिंग फोर्स लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स। अगेन स्प्रिंग फोर्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर तू ध्यान से देखेगा, इसके हिसाब से मैं लिख देता हूँ ना, स्प्रिंग फोर्स इज opposite to displacement, is opposite to displacement। अगर स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट है डिस्प्लेसमेंट से, therefore मैं बोल सकता हूँ थीटा 180 डिग्री एंड वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एफ एस, माइनस एफ एस। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर। पॉजिटिव वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया। इसको नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर से देख लेना, तुमको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा, हो ही नहीं सकता नहीं समझे। इजी टॉपिक्स चल रहा है। जीरो वर्क, अब जीरो वर्क के ना बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं और उसको एक एक करके शिद्दत से करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या लेंगे अपन, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, एक अर्थ का होता है, एक सैटेलाइट, सॉरी सैटेलाइट अर्थ हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ ठीक है। पहला वाला सबसे पहला एग्जांपल, बॉडी मूविंग, ये बेसिक चीज होता है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखना बेटर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अरे अगर तूने काइनेमेटिक्स ढंग से थोड़ा भी पढ़ा है तो कॉन्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बोलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है ए इक्वल्स टू जीरो। अगर ए इक्वल्स टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू जीरो। ये बोलना था मेरे को, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ढंग से लिखता हूँ एक बार, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बता दिया मैंने कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है मतलब एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स थोड़ा तो पढ़ ले भाई। एक्सेलरेशन 0, therefore force 0, therefore work done is equals to 0. That's it. Second example, na? Second example will be force applied on wall. इधर भी क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। कैसे? अगर ये रहा मेरे पास वॉल, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये रहा अगर मेरे पास वॉल, इस वॉल पे अगर मैंने फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, वॉल थोड़ी ना हिलेगा, वॉल पे कितने फोर्स लगा रहा हो, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है माने मतलब क्या, मतलब W, W तो एफ एस कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, दैट इज डी अगर 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्लियर। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है मेरे पास नेट फोर्स वाला, बात कर लेते हैं कि भाई इफ नेट फोर्स ऑन, इफ नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज 0 देन W इक्वल्स टू 0। इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, समझिए रहा मास मेरे पास, इस मास पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F1 एंड इस डायरेक्शन में लग रहा है F2। इफ F1 इज इक्वल्स टू F2 देयरफॉर F नेट 0। भाई इधर से भी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स एक दोनों इक्वल होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, फोर्स नेट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वर्क डन अगर फोर्स 0 है तो वर्क डन 0 हो गया, एफ डी कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में मैं दो एग्जांपल लिख सकता हूँ जी। फोर्थ पॉइंट है तेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, या फिर इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एंड अर्थ, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अर्थ एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अर्थ। एक साथ में देख लेता ना, क्योंकि दोनों में लॉजिक सेम गिरेगा। समझ, ये रहा मेरे पास एटम, और एटम का ये रहा मेरे पास बीच में न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। अब देखो ही पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों ओर, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी की मदद से तो घूम पा रहा है वो ऑर्बिट में। तो अगर तू देख रहा है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, देयरफॉर W इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि एफ एस या एफ डी कॉस, एफ एस ले रहा था ना, तो एफ एस ले लेता हूँ, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0। तो ये हो गया पूरा W इज इक्वल्स टू 0। यही सेम एग्जांपल है सैटेलाइट के लिए भी। अगर मैं बोल दूँ ये रहा मेरा अर्थ, ये अर्थ, और ये रहा सैटेलाइट, अगर इधर कहीं पे सैटेलाइट है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़, अंदर की तरफ तेरा फोर्स लग रहा है सेंटर पे, और डिस्प्लेसमेंट तेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल तेरा यहाँ पे 90 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वर्क डन 90, वर्क डन तेरा 0 क्योंकि एंगल बीच में 90 डिग्री हो गया। एक और एग्जांपल बोल लेता हूँ मैं, कूली कैरिंग बैग, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है, कूली कैरिंग बैगेज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसके हिसाब से अगर ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रहा मेरा कूली जो सामान ऊपर अपने सिर पे
उठा रहा है, ठीक है, ये आगे चल रहा है, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, बट फोर्स किधर लगा रहा है? फोर्स हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर तू ध्यान से देखेगा, अगर फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है ना मैडम? ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एंगल 90 डिग्री, देखो वर्क डन जीरो, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो, सब जीरो आएगा। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अरे एक क्वेश्चन लूंगा जहाँ पे मैं बोलूंगा टाइप्स ऑफ वर्क निकालो, टाइप्स ऑफ वर्क मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऐसा निकालो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वर्क डन बाय नॉर्मल, समझिए फोर्स का, फोर्स ये डब्बे को उठा रहा है इस तरफ, फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कर रहा है, टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ डब्बा तो हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन उधर जीरो। अगर मैं बोल रहा हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल बोल रहा हूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से ऐसे आएगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से ऐसे आएगा, एम जी नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। दोनों के लिए देख डिस्प्लेसमेंट कैसा है, दोनों के लिए अगर ध्यान से देखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो है 90 डिग्री पे है। ये तेरा नॉर्मल के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, और तेरा एम जी के लिए 90 डिग्री पे है। तो वर्क डन बाय तेरा नॉर्मल भी जीरो, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी भी जीरो। क्लियर? अभी हम लोग बात करेंगे वेरिएबल फोर्स पे। ये क्वेश्चंस तो बाद में भाई, क्वेश्चंस तो अपने पास बहुत है, क्वेश्चंस करेंगे ना बाद में। एक बार ना मैं इसको रिवाइज कराना चाहता हूँ, अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया, ठीक है? अब तक हम लोगों ने देख लिया कि वर्क क्या होता है। तो वर्क, जब जब एक ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और वो तब तब अगर डिस्प्लेस हो रहा है, तो तब तब मैं बोलूँगा वर्क हो रहा है, ठीक है? फोर्स, सॉरी, वर्क को हम लोग मैथमेटिकली या फिर कितना लग रहा है कैलकुलेट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो डॉट हटा कॉस्ट लगा दे, एफ डी कॉस्ट थीटा। दो दो लैंग्वेज के थ्रू मदद से सिखाया मैंने, समझाया, वैसे कर सकते हैं। तो फोर्स को एक बार सेम रख, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और दूसरे टाइम पे मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट को जैसे का वैसा रख, कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकल इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीज़ हो गया, समराइज भी कर लिया, टाइप्स ऑफ वर्क देख लिया, टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, इसको पूरा डिटेल में समझा दिया। ये सारे क्वेश्चन है जो मैंने तुमको लिखाया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ सामने, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन को मैंने थ्योरी बनाया है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट विल बी अपना वेरिएबल फोर्स, ठीक है? नेक्स्ट अपना होगा वेरिएबल फोर्स। एक टॉपिक बच रहा है वेरिएबल फोर्स, और एक टॉपिक बच रहा है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे वर्क डिपेंड करता है। ये दो ही टॉपिक बचता है, तो अपना वर्क का काम हो गया, थ्योरी है ही नहीं वर्क में और, ठीक है? मतलब इतना ही, 1 घंटे के अंदर तेरा वर्क का थ्योरी खत्म हो जाएगा, इतना सही है। बाकी बचा हुआ जो है अपना एनर्जी बचता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, एंड देन ये हो गया एनर्जी, एनर्जी के बाद फिर पावर, ठीक है? ये तीन चीज़ अपने को अलग अलग इंडिविजुअली करना है। तो अभी हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल फोर्स को समझाने के लिए अपन ना, समझ में, एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। लेट्स सपोज ये रहा मेरा ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा मेरा ओरिजिन, ये दो एक्सेस है एक्स और वाई। लेट्स सपोज जेड, जेड को अभी रहने देते हैं, जेड को अभी रहने देते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को मेरे को दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, मतलब मैं डिस्प्लेस करूंगा, फोर्स लगाऊंगा। अगर मैं ओरिजिन से बात करूं इस पोजीशन का, इफ मैं ओरिजिन से, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस बात करूं, तो इसका पोजीशन रहेगा R1 मान लिया, और ओरिजिन से ही ये रहा दूसरे का पोजीशन R2। मैंने क्या कर दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं पोजीशन वेक्टर बना दिया। मैं बोल रहा हूँ ओरिजिन से ऑब्जेक्ट जो है वो इस पे इधर था, ओरिजिन से वो बाद में थोड़ी देर के बाद इधर हो गया। मेरे को ये जो है ना लोकेशन बता रहा है कि एज ऑफ टाइम पे तेरा एक्स और वाई में कितना चला है पार्टिकल, कितना किस पोजीशन पे है। एक्स और वाई में ये पार्टिकल अभी फिलहाल इधर है इनिशियली, इधर से वो इधर जाएगा, तो मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर देता हूँ। ज्वाइंट करने पे, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया, इन दोनों को ज्वाइंट करने पे, एक सेकेंड, हाँ, ज्वाइंट करने पे यहाँ पे आ रहा है मेरे पास डेल्टा आर। व्हाट इज डेल्टा आर? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को मैंने बोल दिया डेल्टा आर। कैसे कर रहा हूँ मैं वापस से,
मैं एक बार फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ पता नहीं सब लोग को समझ में नहीं आता है कि इनिशियल पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर आ गया ना, सब लोग डर जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ओरिजिन से मेरा ऑब्जेक्ट पहले इधर था, उसको बोल दिया मैंने R1। फिर थोड़ी देर के बाद ओरिजिन से ही मैं, ओरिजिन क्या रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन इज जस्ट रेफरेंस पॉइंट कि पहले इधर था, अब थोड़ी देर के बाद वो इधर पहुंच गया। तो इनिशियल क्या है, इनिशियल ओरिजिन है क्या? नहीं रे भाई, इनिशियल ओरिजिन नहीं है, कंफ्यूज मत करो। इनिशियल ये है, मैं बस रेफरेंस बता रहा हूँ रे, ठीक है? ऐसा समझ लेना। मैं बोल रहा हूँ समझ, कोई मूवी थिएटर है, एक बंदा पहले मूवी थिएटर से 5 मीटर के डिस्टेंस में था, तो उसका इनिशियल पोजीशन क्या है? ये ओरिजिन है क्या? ये मूवी थिएटर है, समझ, ये मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर है। यहाँ से बंदा कितना है? 5 मीटर की दूरी पे है। मैं बोल रहा हूँ इनिशियल इधर है, थोड़ी देर के बाद वो बंदा मूवी थिएटर से 20 मीटर की दूरी पे चल गया, 20 मीटर की दूरी पे चल गया। तो क्या हुआ, पहले 5 पे था, अब तेरा 20 पे पहुंच गया। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये लेना है। पहला पोजीशन जो था पहले 5 मीटर पे था, अभी 20 मीटर पे है, तो दोनों के बीच में का डिफरेंस, दोनों बीच के बीच में का डिफरेंस इज डेल्टा आर। आई गेस अभी ये थोड़ा बेटर हो गया रहेगा तुम लोग के लिए, ये है डेल्टा आर। क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के लिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ रहेगा, हाँ सर, फोर्स अप्लाई हुआ रहेगा। कुल। अब अगर मेरे को ये देखना है वेरिएबल फोर्स कैसे समझेगा, देख, व्हाट इज वेरिएबल फोर्स, पहले तो मैं डिफाइन कर देता हूँ व्हाट इज वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है ना, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज चेंजिंग इन डायरेक्शन और इन मैग्नीट्यूड, कोई एक भी चलेगा या फिर दोनों भी चेंज हो गया, तब क्या बोलूंगा? और मैग्नीट्यूड, और इन मैग्नीट्यूड, और इन बोथ, और बोथ, देन द फोर्स इज वेरिएबल। बराबर? या तो ये जो फोर्स है ना इसका डायरेक्शन बदल जाए, ये फोर्स का डायरेक्शन बदल जाए, या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाए, तब मैं बोलूंगा वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स को डिफाइन करने के लिए ना हम पहले इंटीग्रेट करेंगे। मैं समझ यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसको मैं और थोड़े बेटर तरीके से समझा सकता हूँ क्या? हाँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है, मैंने मान लिया छोटा डिस्टेंस इसने ds कवर कर लिया, इसने छोटा डिस्टेंस ds कवर कर लिया, छोटा डिस्टेंस ds कवर कर लिया, ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स लगने के कारण उसने ds कवर किया, या dr समझ लेना, dr समझ लेते हैं, इसने dr कवर किया, ds नहीं लेते, अभी r के टर्म्स में बात करें तो dr कवर किया। तो हाउ इज वर्क डन डिफाइंड एज? वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स विल बी छोटा dw। भाई फोर्स लगने पे अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मैं वर्क बोल रहा हूँ उस टाइम पे का छोटा सा w, dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो फोर्स है इनटू जो डिस्प्लेसमेंट dr किया। बराबर? हाँ सर समझ में आ गया। अब इन छोटे डिस्टेंसेस को मैंने ऐड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया या सम कर दिया, तो मेरे को मिल जाएगा पूरा का पूरा वर्क डन। देख भाई फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, और इन छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। सम करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट है R1, फाइनल पॉइंट है R2, तो यहां से लिमिट लगा दिया R1 से R2 ये कर रहा है। दिस इज तेरा वर्क फॉर वेरिएबल फोर्स। इतना समझा? ठीक है। जब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगा, जब मैं दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये dw इंटीग्रेट होने पे, दोनों साइड में इंटीग्रेट करने पे ये dw क्या हो जाएगा असल में, ये dw विल बी w, ये dw बन जाएगा w, आई होप कैपिटल W, टोटल वर्क बन जाएगा, कैपिटल W बन जाएगा टोटल वर्क। ये हो गया तेरा वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन। क्लियर? एंड इंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग, इंटीग्रेशन ऑफ एनी टू क्वांटिटीज, यहाँ पे दो क्वांटिटी कौन है सर, फोर्स है और मेरा r है, मतलब सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस एरिया अंडर द, विल गिव इनका एरिया, इट्स एरिया, या फिर मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ,
गिव्स वर्क, गिव्स वर्क। नहीं समझ रहा है तो ग्राफ के टर्म्स में बात करता हूँ ना, ग्राफ आ गया तो मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास ग्राफ है प्लॉट किया हुआ एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आर, और उसने बोल दिया कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर से लेके ऐसा इधर तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये रहा R1, ये रहा R2। तो व्हाट इज द वर्क डन यहाँ पे, व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन विल बी इसके अंदर का एरिया, इसके अंडर का एरिया, इसके अंडर का एरिया इज नथिंग बट, ये रहा एरिया, इज नथिंग बट वर्क। और एरिया मतलब क्या, एरिया क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज एरिया फॉर एफ वर्सेस आर ग्राफ या डी ग्राफ। ये आर में बार बार कंफ्यूज होगा, मेरा डी और आर एक ही समझ ले भाई, अगर बार बार कंफ्यूज हो रहा है तो डी आर एक ही चीज ले रहा हूँ मैं। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इतना याद रखना है। वापस व्हाट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सर, देख वेरिएबल फोर्स तब बोलूंगा या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया या तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेरिएबल फोर्स हो गया। अब इसको अगर मेरे को अच्छे से समझाना है तो मैंने बोला कि इनिशियली पार्टिकल तेरा यहाँ पे था, फाइनली इधर था, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गया या डेल्टा आर हो गया। अब मेरे को अगर पूरे को इंटीग्रेट करना है, पूरे का अगर पूरे का वर्क डन पता लगाना है तो हर थोड़े थोड़े पॉइंट में ज़रा वेरी कर रहा है, हर थोड़े थोड़े जगह पे वेरी कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ उस थोड़ी देर का फोर्स एंड उस टाइम पे का डी आर को टोटल को इंटीग्रेट कर देते को टोटल वर्क मिल जाएगा उस टाइम पे का। अगर मैं थोड़े थोड़े करके सबका कर दूंगा तो टोटल वर्क डब्ल्यू मिल जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रहा फोर्स और ये डी आर, दिस गिव्स मी डी डब्ल्यू, बट मैं इंटीग्रेट दोनों जगह पे कर दूंगा फ्रॉम R1 टू R2 विल गिव मी टोटल डब्ल्यू। अब इंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग गिव्स अस एरिया फॉर दोज टू क्वांटिटीज। अब इंटीग्रेशन ऑफ दोज टू क्वांटिटीज मतलब एफ और डी आर है, इनका एरिया या इनका इंटीग्रेशन विल गिव अस द एरिया। दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन किस दो चीज का कर रहा है तो वो एरिया होता है, एरिया निकलता है ग्राफ में। तो एरिया ऑफ एफ वर्सेस आर ग्राफ गिव्स वर्क, और ये एप्लीकेबल सब जगह है, काइनेमेटिक्स में भी है, सब जगह देखो दिखेगा, ठीक है, करंट में भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा, इसको और कोई टर्म्स में लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं ना। मैं लेट्स सपोज मैं बोल दिया एफ इज इक्वल्स टू जो है ये, अगर एफ वेरिएबल है, एफ वेक्टर को मैंने बोल दिया एफ एक्स आई कैप, वाई एक्सिस में कुछ और रहेगा और जेड एक्सिस में कुछ और रहेगा। और यही जो मैंने आर जो लिया है, ये जो डी आर जो लिया है, डी आर इज नथिंग बट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। जब मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन का बात कर रहा था तो मैं लिख सकता हूँ वर्क, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 से लेके 2 तक। कहाँ से, इधर से लेके इधर तक का करने का बात कर रहा है, 1 से लेके 2 तक, फ्रॉम 1 टू 2 इज इक्वल्स टू एफ, 1 टू 2 का लिमिट लगा दिया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी आर को क्या लिखेंगे अपन, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये हो गया वर्क। सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई को आई के साथ, जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करने का। आई वेक्टर को आई के साथ, जे वेक्टर को जे के साथ, के वेक्टर को के साथ करेंगे तो अपने को मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे अपन। तो ये रहा तेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ वाई डॉट डी वाई प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 तेरा एफ जेड डी जेड। ये हो गया बेसिक चीज जो बताना था, देखो ठीक है। यहाँ पे 1 से 2 क्या आ रहा है, x1 से लेके x2 तक। यहाँ पे क्या आ रहा है, y1 से लेके y2 पोजीशन तक, y एक्सिस का बात चला ना, y1 से लेके y2, और यहाँ पे हो जाएगा z1 से लेके z2। दिस इज इट, दिस इज इट फॉर वेरिएबल फोर्स। अब लास्ट टॉपिक मेरे को अगर थियोरी में बताना है तो वो बता देता हूँ, खत्म हो जाएगा फिर अपना ये थियोरी वाला पार्ट। लास्ट टॉपिक है अपने पास वर्क डन बाय, वर्क डन इज डिपेंडेंसी ऑफ वर्क या डिपेंडेंस ऑफ वर्क ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, वर्क डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे।
वर्क जो है ना डिपेंड करेगा तेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। देख इसको मैं स्टार्टिंग में कैसे लिखूंगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। FOR लिख दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, वाई, वाई डस वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वाई बिकॉज, वाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देख भाई, अगर तूने रिलेटिव मोशन पढ़ा है, पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन में हम लोग क्या बात कर रहे थे, पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन में बात करते हैं हम लोग एस रिलेटिव, वी रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी, इसके ऊपर बात करते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। बट नोट करो भाई साहब, अब तेरे को बोलना है, अगर तेरे को डाउट आएगा सर W तो होता है F और S, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो सर क्या फोर्स भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? नहीं, मैं वापस से सुन क्या बोल रहा हूं, वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट S, फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सर फिर वर्क क्यों डिपेंड कर रहा है? वर्क इसलिए डिपेंड कर रहा है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और रिलेटिव मोशन में, पूरा वही चीज पढ़ा है, ठीक है, तुम लोग वही पढ़ा है। चलो ये हो गया अपना बात इसका। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ, एग्जांपल ले लेना, एक एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल निकाला था, तो एग्जांपल क्या है, इफ समवन पुशेस अ बॉक्स, if someone pushes a box inside a moving train, the work done will be different in frame of reference ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के हिसाब से, ट्रेन के अंदर जो बंदा है उसके हिसाब से जो दूसरे बंदे ने, देख मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ट्रेन चल रहा है, ट्रेन में एक बंदे ने इस बॉक्स को अगर पुश करने पे ये आगे गया, इसी ट्रेन में अगर एक बंदा देख रहा है इसको, इसके हिसाब से फोर्स दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इसके हिसाब से वर्क डन अलग रहेगा। यही चीज जब बाहर से एक बंदा देख रहा होता था इस ट्रेन को, बाहर से अगर ये बंदा देख रहा रहेगा इस ट्रेन में एक बंदे को बॉक्स धक्का देते हुए, उसके लिए अलग हो जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, frame of reference on the train is different and of the train than in the frame of the ground. That's it. इतना अपना थियोरी हो गया वर्क से रिलेटेड, इससे ज़्यादा वर्क पे कुछ बात नहीं करना है। अगर तुम पढ़ चुके हो, नोट्स बन चुका है इसके अलावा, तो भाई तुम जेई वाले हो, नीट वाले हो, मैंने जितना कराया काफ़ी है। तुम कोई भी नेशनल एंट्रेंस दे रहे हो, स्टेट दे रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना कर लिया वर्क का हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ एक बार मैं समझ में आ, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको एक बार में नहीं समझाया तो दूसरी बार में 2x में देखना, पक्का पक्का 100% समझेगा। और जिसको आता तो ऑलरेडी वो तो 2x में ही देख लो, और जिसको पूरा ही आता है तो भाई डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन क्वेश्चंस ओनली, हार्डकोर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। और जो वो वीडियो रहेगा उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं दिखेगा तेरे को एग्जाम में वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे। ऐसे ही हम पूरा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन सब कुछ पढ़ेंगे, देन उसका थ्योरी का वीडियो के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। अगेन जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल डैम क्वेश्चन विल कम आउट ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, लिख के ले ले। इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम के 1-2 महीने पहले, 2 महीने पहले एटलीस्ट, कि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करना चाहता हूं टू बी ऑनेस्ट 10,000 क्वेश्चंस।
तो तुम लोग मेरे को बताना, कमेंट करना कि सर तुमको चाहिए क्या, ये अभी से ही चाहिए तो वो भी कर लूँ मैं, अगर अभी से चाहिए तो वो भी कर लूँ, तो मेरे को मैसेज करना। और अगर तुमको मेरे को कांटेक्ट करना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए तुमको मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए, कोई भी सब्जेक्टेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि तीनों मैं ही पढ़ाता हूँ भाई। इतने सालों का, 8 साल का तजुर्बा है मेरे को, शक्ल पे मत जा, उम्र पे मत जा, 8 साल का तजुर्बा है। उसके हिसाब से ये नंबर है तेरे स्क्रीन पे, 9768770651। इस नंबर पे तू मेरे को मैसेज करना, कॉल मत कर। अगर मेरे को अर्जेंट लगा, कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो हम कॉल कर लेंगे, बट इस पे तू मेरे को कभी भी गाइडेंस के लिए पूछ सकता है, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। वी कैन टॉक ओवर इट, ठीक है। ऑल द बेस्ट। 3 से 4 महीना है, सॉरी 4 से 5 महीना, तो 5वां महीना को पकड़ो मत, 4 ही महीना है। जोर से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हार्डकोर प्रैक्टिस के साथ। अभी के लिए बाय बाय।